चलिए, आपने डीएनए की पहले थोड़ी बेसिक चीजें देखी थी जिसमें न्यूक्लियोटाइड को एक्सप्लेन किया गया था। ये आपकी डीएनए है जिसे सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। हमने आपको बताया था कि डीएनए को सर्वप्रथम फीडर रिच मिशन ने क्या किया था, पस सेल्स से पृथक किया और इसे न्यूक्लियन नाम दिया था। ठीक, बाद में जैसे डीएनए की संरचना देखे तो वाटसन और क्रिक के मॉडल्स आपको डबल हेलिक्स मॉडल हमेशा मान्य होते हैं। साथ ही आपकी जो फ्रैंकलिन के एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से प्राप्त जो फोटोग्राफ्स थे उसी के आधार पर वाटसन एवं क्रिक ने क्या किया, मॉडल प्रस्तुत किया था। डीएनए क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, बहुलक न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइंड होके डीएनए के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिसमें आपकी नाइट्रोजन क्षार होती है, सुगर होते हैं, साथ ही आपके फास्फेट्स होते हैं। नाइट्रोजन क्षार आपके 4 प्रकार से इसमें होते हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। सुगर आपकी पेंटोस सुगर होती है जिसमें 5 कार्बन्स होते हैं, फास्फेट समूह होता है आपका। ठीक, ये सारे आपके न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कंबाइंड होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है, जिसमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड बने होते हैं क्योंकि वो डबल हेलिक्स होता है। साथ ही अगर हम इसकी बात करें स्ट्रक्चर्स की तो कुछ चीजें देखिएगा, जैसे कि ये क्या होते हैं, पेंटोस शर्करा 2 प्रकार के, जैसे कि मोनोडाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, तो 5 कार्बनी शर्करा होते हैं जिसमें 5 कार्बन आपके उपस्थित होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, डीएनए को डीऑक्सीराइबोस शर्करा, साथ ही आरएनए को राइबोस शर्करा। तो देखें तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स में आपके, जैसे कि इसमें क्या होता है आपके डीएनए में, इसमें सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट होता है, उसके स्थान पर आपका हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। आपकी आरएनए देखें ना तो उसमें दोनों आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, बट आपके डीएनए में यहाँ हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल एब्सेंट होता है। ठीक, ये हो गया। साथ ही बात करें जैसे आपकी फास्फोरेट ग्रुप की, तो ये तीनों क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होकर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। चूंकि आपकी क्या होती है, हाइड्रोजन समूह है ना, इसमें क्या होते हैं आपकी डाईऑक्सीराइबोस सुगर होता है, जिसके कारण जैसे इसमें नाइट्रोजन क्षार पेंटोस सुगर के इस डायग्राम में आप देखें तो इसमें क्या होती है आपकी हाइड्रोजन समूह, तो मतलब नाइट्रोजन क्षार क्या होते हैं, इस पेंटोस सुगर के प्राइमरी कार्बन से अटैच होते हैं। अगर हमारी बात करें ये नाइट्रोजन क्षार ना, तो इसके किसी भी एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन या साइटोसिन इसके फर्स्ट कार्बन से अटैच होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम एडेनिन, ठीक, तो ये पेंटोस शर्करा के प्राइमरी कार्बन से अटैच होता है। साथ ही इसके पेंटोस सुगर के प्राइमरी कार्बन तो नाइट्रोजन क्षार उपस्थित है, साथ ही इसके आपकी 5th कार्बन क्या होते हैं, आपके फास्फेट समूह प्रेजेंट होता है। इस पे आपकी फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगी। किसी भी पेंटोस सुगर में अगर डीएनए के स्ट्रक्चर देखें तो इसके प्राइमरी कार्बन से आपका नाइट्रोजन क्षार अटैच होता है और इसके 5th कार्बन से आपका फास्फेट समूह प्रेजेंट होता है। साथ ही आपकी फास्फेट समूह 5th कार्बन से किस बॉन्ड के द्वारा अटैच होती है, तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से अटैच होती है, और नाइट्रोजन आपके प्राइमरी कार्बन से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अटैच होता है। आपकी ये फंक्शनल ग्रुप है। इस तरह पूरी संरचना आपकी न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करती है। ठीक, अगर हम जैसे इन पर क्या होते हैं, 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार के कारण न्यूक्लियोटाइड भी 4 प्रकार के होते हैं, क्योंकि एक ही नाइट्रोजन क्षार न्यूक्लियोटाइड में पाया जाएगा। ये इसी तरह के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइंड होके सेम टू सेम ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ भी बनेगी, जिसमें क्या होंगे, आपकी एडेनिन है तो ग्वानिन होगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन होगा, जस्ट उसके आगे ऐसी डायग्राम उल्टी बनेगी। ठीक, जैसे आपकी 5वें कार्बन से जो आपका फास्फेट समूह जुड़ा होता है, तो इस संरचना में आपकी नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा, फास्फेट समूह, इस तरह पूरी संरचनाएं न्यूक्लियोटाइड के ही फॉर्मेशन करती है, जो आपस में बाइंड होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड जैसी संरचना कैसे जुड़ी होती है, तो आपको वही प्राइमरी क्षार से या नाइट्रोजन बॉन्ड और 5th से आपका फास्फेट समूह प्रेजेंट होता है। अगर इसमें कुछ चीजें हम नोट्स करें तो जैसे डीएनए की संरचना देखें तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदुएं होती है। पहला तो क्या होता है, डीएनए क्या होता है, 2 रज्जु से मिलकर बना होता है। दिख रही है ना, मुड़ी हुई 2 रज्जुक होते हैं, मतलब डबल स्टैंडर्ड है। ठीक, डबल हेलिक्स बोलते हैं। सेकंड, आपकी डीएनए की दोनों चेन्स क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रति समांतर होते हैं, मतलब एंटी पैरेलल होते हैं। अगर एंटी पैरेलल की बात करें तो अगर एक सिरा इसका 3 डेज है तो दूसरा 5 डेज होगा। जस्ट उसके अपोजिट वाला भाग आपका 3
एंटी पैरेलल होते हैं। अगर ये वाली आपकी न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर देखे ना, जस्ट अपोजिट यहाँ होगा, वो भी एंटी पैरेलल ही होगी। ठीक, और आपकी थर्ड बात करें तो बोथ चेन आर कंप्लीटली टू ईच अदर प्यूरिन पेयर्स विद पिरामिडिन। मतलब आपकी प्यूरिन पेयर्स बेस पे क्या होगी, तो एडेनिन के साथ थायमिन होगा और ग्वानिन के साथ साइटोसिन होगा। हमेशा जैसे इस प्रकार के इसी तरह के 2, 3, 4, 5, 6 हजार न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं। लेकिन डीएनए में 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बनी होती है, ना तो एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, और जैसे एक न्यूक्लियोटाइड है ना, इधर भी एक न्यूक्लियोटाइड होगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। हमेशा एडेनिन के साथ क्या होता है आपका थायमिन जुड़ता है, और साइटोसिन के साथ ग्वानिन जुड़ता है, या ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ेगा। मान लिया कि अगर ये आपकी इधर है कि थायमिन इधर है, तो इसके साथ हमेशा क्या होगा, एडेनिन ऐड होगा। साथ ही अगर यहाँ साइटोसिन है तो इसके साथ हमेशा आपकी ग्वानिन ही ऐड होगी। और साथ ही आपकी क्या होती है, एडेनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होती है, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ आपकी ट्रिपल बॉन्ड के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच होगी। ये याद रखिएगा हमेशा। जैसे वाटसन और क्रिक ने यहाँ मॉडल दिए थे ना, तो जिसमें अंदर की तरफ क्या होती है आपकी एडेनिन होता है, एडेनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन। तो इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है, आप अपने मन से कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में। बस ये 2 चीजें याद करनी है कि जस्ट उनके अपोजिट आपकी एडेनिन के अपोजिट थायमिन होगा और ग्वानिन के अपोजिट साइटोसिन होगा, वो भी आपकी डबल और ट्रिपल बॉन्ड के जरिए। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर्स की, तो इसका एक सिरा 5 डेज होता है, दूसरा सिरा 3 डेज होता है, साथ ही 3 डेज और 5 डेज होता है, एंटी पैरेलल होते हैं। ये डीएनए आपस में जुड़े नहीं होते हैं। अगर इनका सिरा जुड़ जाए तो इनका कोई फ्री एंड नहीं होता है। इनके कुल 4 फ्री एंड होते हैं, जिनमें एक फ्री एंड में 5 डेज होगा और दूसरा 3 डेज होगा। तो जैसे कि कोई फ्री एंड कार्बन से आकर 5 डेज है, तो इसलिए वो अब यहाँ एक चीज देखिएगा, ये क्या होती है आपकी, जैसे ये पेंटोस शर्करा है, जिसमें क्या होगी आपकी, इसके 5th कार्बन से आपका फास्फेट समूह अटैच है, इसलिए हम इसे 5 डेज कहते हैं। साथ ही इसी के 3rd कार्बन से आपका दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट समूह जुड़ा होता है, तो इसका दूसरा सिरा आपका क्या हो जाता है, 3 डेज। ठीक, इसलिए 5 डेज और 3 डेज। जस्ट वही अपोजिट आपका एंटी पैरेलल है, तो ये वाला सिरा हो जाएगा आपका 3 डेज और नीचे वाला हो जाएगा 5 डेज, क्योंकि इस पेंटोस शर्करा में आपके 5th कार्बन से फास्फेट समूह अटैच है, और वही इसी के तीसरे कार्बन से आपका दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट समूह अटैच होता है। ठीक, इस तरह ये हाइड्रोक्सिल से जुड़े हुए होते हैं। साथ ही इनके बीच की क्या होती है, व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होती है, और 1 से 10 तक के बेच को हम 1 पिंच बोलते हैं, वहाँ 10 पिंच लिखा गया, 1 पिंच बोलते हैं। 1 से 10 तक के न्यूक्लियोटाइड क्षार की संख्या को बैकबोन है, जो यहाँ आपकी ये वाली पोर्शन 1st न्यूक्लियोटाइड है, ये 2nd न्यूक्लियोटाइड, 3rd न्यूक्लियोटाइड, इस तरह सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। साथ ही आपकी ये वाली यूकैरियोटिक ए टाइप्स के डीएनए में पाई जाती है, और प्रोकैरियोटिक में जी से सी टाइप्स ऑफ डीएनए पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। अगर बात करें इनके लेंथ की, तो ये टर्न 34 एंगस्ट्रॉम के बेस में हुए रहते हैं। एक हेलिकल टर्न की लंबाई है। नाइट्रोजन क्षारों की संख्या क्या होती है, 10 बाई पेयर होती है। 1 हमने अभी बताया, 1 से 10 तक वो। फिर आपके वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था ना, वो क्या थी, सबसे स्टेबल डीएनए थी, सबसे सरल डीएनए थी। जैसे कि डीएनए के तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एडीएनए, सीडीएनए, डीडीएनए, जेडीएनए, जिसमें से एस आपका स्टेबल डीएनए होता है। साथ ही आपकी राइट हैंडेड डीएनए कॉलिंग को देखें तो कॉलिंग वाला दिए जाते हैं, जैसे जस्ट एक कॉलिंग है, तो इसलिए। और ये साथ ही आपकी क्लॉकवाइज होती है। इसका डायमीटर देखें, डीएनए का 20 एंगस्ट्रॉम होता है, हमने अभी बताया कि बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम 4 ग्राफ के नियम। यहाँ 4 ग्राफ, एक साइंटिस्ट थे एडविन 4 ग्राफ ने 1950 में डीएनए में उपस्थित जितने भी आपके नाइट्रोजन क्षार होते हैं उनकी मात्रा का अध्ययन किया, और उन्हें बताया कि डीएनए में प्यूरिन की मात्रा पिरामिडिन की
बराबर होती है। जैसे प्यूरिन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। साथ ही आपकी पिरामिडिन 3 टाइप की होती है, साइटोसिन, थायमिन, यूरोसिल। बट आपकी यूरोसिल आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं। साथ ही हमने अभी थोड़ा बताया था आपको क्या होता है, आपकी जो फास्फेट शुगर्स होते हैं, सॉरी आपकी जो पेंटोस शर्करा होती है उसमें क्या होते हैं, जो एडेनिन होता है वो हमेशा क्या होता है, थायमिन से अटैच होता है, हाइड्रोजन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। आपकी ग्वानिन अटैच होती है ट्रिपल बॉन्ड से, साइटोसिन से। ठीक, ये आपके जो अभी हमने डीएनए के स्ट्रक्चर्स पढ़े वो जस्ट आपकी पेंटोस शर्करा के अपोजिट वाले। इसमें क्या होती है, 5th कार्बन से फास्फेट समूह उपस्थित है, साथ ही इसके 3रे कार्बन से आपके दूसरे समूह का कार्बन प्रेजेंट है। हमने बताया था 5 डेज और 3 डेज का। ठीक, साथ ही न्यूक्लिक एसिड पे जिस तरह चीजें बनती थी उनमें हमने क्या बताया था, नाइट्रोजन प्लस शुगर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, फास्फेट से अटैच होकर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। उसी तरह हमें 4 चीजें मिली थी डीएनए में, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। तो उनके शुगर्स न्यूक्लियोटाइड्स फास्फेट समूह मिलके इन न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आपकी डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साथ ही आपकी ग्वानिन वाले ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। इस तरह उन सभी चीजों का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं 4 ग्राफ्स के रूल्स की। तो इन्होंने बताया था कि जैसे एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ता है डबल बॉन्ड के साथ, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें अकेला एडेनिन पाया जाता हो। अगर एडेनिन है तो बगल में थायमिन प्रेजेंट होगा ही। एक डीएनए में जितने भी ग्वानिन होंगी उतनी ही क्या होगी, उसमें साइटोसिन भी होंगे। ठीक, ए की मात्रा इक्वल होती है टी के मात्रा के साथ ही सी की मात्रा इक्वल होती है जी के मात्रा की। इन दोनों का रेशियो क्या होता है, एक ही होता है, क्षार अनुपात आपके एक ही होंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन होता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं पूरे डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या 1000 है, इनमें से 200 क्या न्यूक्लियोटाइड ऐसे हैं जिनमें आपके एडेनिन पाया जा रहा है, तो उतनी क्या हो जाएगी, आपकी थायमिन हो जाएगी, क्योंकि एडेनिन के इक्वल क्या होता है, आपका थायमिन होता है। ठीक, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे एडेनिन है उतनी ही थायमिन होगी, तो माइनस करने पे आपके 600 बचे। तो इतने बचे, तो जिसमें क्या है, हमने बताया कि दोनों चीजें क्या होती है, इक्वल होती है। अगर एडेनिन है तो उतनी ही थायमिन होगी, तो इसमें भी जितने बचे उनमें क्या हो जाएगा, आपका जितनी मात्रा में इसमें साइटोसिन होगी उतनी मात्रा में ग्वानिन होगी। तो इनका हाफ करने पे दोनों रेशियो निकल जाता है। इस तरह आपकी 4 ग्राफ के रूल्स दिए गए थे, जिसमें आपकी जितनी प्यूरिन पिरामिडिन है उनकी मात्रा एक दूसरे की क्या होती है, इक्वल होती है। अगर एक का पता है हमें तो दूसरे का सेम टू सेम होगा। ठीक, तो इस बेस पे आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइएगा कि एक डीएनए में अगर 16,000 न्यूक्लियोटाइड है जिनमें साइटोसिन की मात्रा क्या है, 6,000 है, तो आपकी एडेनिन, थायमिन और ग्वानिन कितने होंगे। ठीक, आपकी इस डीएनए में 2 क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि क्या होगा यदि हम डीएनए को 80 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दिए थे, तो वो क्या हो जाएगी, आपके जो रज्जु वाले डीएनए होते हैं ना, वो एकल रज्जु में बदल जाते हैं, उनको हम विकृतीकरण कहते हैं, डिनेचुरेशन। या क्या होगा यदि हम डीएनए को पुनः ठंडा कर दें, तो वहां पर एनिलिंग की क्रिया होती है, जिससे डीएनए फिर से क्या हो जाता है, कुंडलित हो जाएगा, जिसे हम रिनेचुरेशन कहते हैं। जैसे कि जो उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना, वो दूर हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने पर दोनों क्या होते हैं, आपके जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं उनकी श्रृंखला एक दूसरे से अलग हो जाएगी, और इसी को हम डीएनए विकृतीकरण कहते हैं। अगर हम गर्म हुए डीएनए को फिर से हम ठंडा करें, तो उनके क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, आपस में बन जाते हैं, और फिर से क्या होते हैं, आपस में कुंडलित हो जाएंगे, और वो पुनः अपना आकृति वापस कर लेंगे। ठीक, साथ ही आपकी 2 डीएनए होते हैं, जैसे रेखाकार और वृत्ताकार डीएनए होते हैं। रेखाकार डीएनए जैसे कि आपकी 5 डेज और 3 डेज जो फ्री होते हैं ना, दोनों एंडिंग क्या होती है, आपकी फ्री होती है, स्वतंत्र होते हैं, आपस में जुड़े नहीं होते हैं, वो आपके रेखाकार डीएनए कहलाएंगे, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो पाए जाते हैं। साथ ही वृत्ताकार डीएनए, तो जिनके दोनों छोर क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, मतलब ये आपकी जुड़ी हुई होती है, आपस में कहीं ना कहीं पर जुड़े होते हैं, उनके फ्री छोर नहीं होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जैसे आपने माइक्रोकॉन्ड्रिया और लौकों में देखा होगा। साथ ही आपकी ये 2
रूप से कार्य करते हैं आपकी कोडिंग और नॉन कोडिंग, क्रियाशील अक्रियाशील। तो डीएनए का वह भाग जो आरएनए के निर्माण में पार्टिसिपेट करता है कोडिंग भाग कहलाता है, कोडिंग पार्ट्स होते हैं। डीएनए में पहले आरएनए ही बनता है, फिर एमआरएनए, उसके बाद हम प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, हमने आपको बताया था पहले। साथ ही ये क्या करता है, आरएनए के निर्माण में हेल्प करता है और इसे हम एक्सॉन भी बोलते हैं, कोडिंग को एक्सॉन भी बोलते हैं। साथ ही आपकी डीएनए का वह भाग जो आरएनए के बनने में हेल्प या भाग पार्टिसिपेट नहीं करता है, नॉन कोडिंग, या इसे हम इंट्रॉन्स कहते हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन्स। इन दोनों डीएनए में जो प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर क्या होती है आपकी स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है, जिससे क्या होता है आपके इंट्रॉन्स निकलकर बाहर चले जाते हैं। इतने में आपके ये सारे आपके एक्सॉन्स आपस में कंबाइंड होकर डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो आपकी एक्सॉन और इंट्रॉन इस प्रकार थी। जैसे इसी में बात करें हम डीएनए रेप्लिकेशन की, प्रतिलिपिकरण की, तो डीएनए के प्रतिलिपिकरण को समझने के लिए जैसे इसमें क्या होता है, एक डीएनए से दो नए डीएनए बनते हैं ना, तो डीएनए का वो प्रतिलिपिकरण कहलाता है या डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है।